देखो, जो खेड़ा गाँव में हुआ गाज़ियाबाद में और दिल्ली में भी कई केसेज़ आए हैं। ये चीज़ें बंद नहीं होंगी। उसका रीज़न ये है कि एक साइड में ऐसी कम्युनिटी है जिसकी जो आइडेंटिटी है वो बहुत क्लियर है और उनका जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और दूसरे साइड में देखा जाए तो एक कन्फ्यूज़्ड कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी, जिसके बहुत सारे डिवीज़न हैं आपस में। कास्ट के लाइन पे और उसके बाद में क्षेत्रवाद है। हमारे यहाँ की जो पॉलिटिकल क्लास है उनको ये सारी बातें पता हैं, जिस वजह से बीजेपी को अगर जो छोड़ दे तो बाकी कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो हिंदुओं के बारे में मतलब यूनाइट करने की बात करती है, क्योंकि उनको अपनी आइडेंटिटी पे पॉलिटिक्स करना होता है और ये बात जो है दूसरा पक्ष अच्छी तरीके से जानता है। अभी माहौल बन रहा है तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आएंगे और उनका नारा लगाएंगे और कुछ ऐसे नारे होंगे जो काफ़ी प्रोवोकेटिव होंगे और जो सेकुलर लोग अभी तक के कुछ नहीं बोल रहे थे वो उस क्लिप को जो है वायरल करेंगे कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कितने वायलेंट है। लेकिन इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलेगा, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। उसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा और जैसी सिचुएशन है उसको सही से समझने की कोशिश करेंगे। पूरा मैटर क्या है वो आपको पता ही चल गया होगा कि गाज़ियाबाद में क्या कांड हुआ है। और गाज़ियाबाद ही नहीं, मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत सारे केसेस अगर जो आप न्यूज़ को फॉलो करेंगे तो डेली के कुछ ना कुछ केसेस ऐसे निकलते हैं और ये मेरे हिसाब से रैंडम नहीं है। इनका एक सेट पैटर्न होता है। किस एरिया में किस तरीके से बिहेव करते हैं वो डिपेंड करता है कि इनका कितना होल्ड है उस एरिया में। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। देखो, ये डेमोग्राफी और ये जो कम्युनल वायलेंस है ये इंडिया के लिए नया नहीं है और आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के टाइम में बहुत सारे ऐसे वायलेंस होते रहते थे। ईद के टाइम पे और हिंदुओं के किसी फेस्टिवल के टाइम पे ये जो मस्जिद के सामने और मंदिर के सामने जो सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट होती हैं ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं और उस समय के जो पॉलिटिशियन थे आज़ादी से पहले वाले उन्हें भी ये सारी चीज़ें पता थी, बातें ये सब चीज़ें क्लियर थी। टू नेशन थ्योरी सिर्फ जिन्ना के दिमाग की उपज नहीं थी, बहुत पुराना ये कॉन्सेप्ट था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात आई तो एक बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए, ऐसे कानून बनाए गए संविधान के अंदर, फंडामेंटल राइट में भी, जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी को अपीज़ करने के लिए या उनको खुश करने के लिए, क्योंकि पार्टीशन हुआ था, वायलेंस हुआ था, तो उन्हें ऐसा फ़ील कराने के लिए कि आप जो है इंडिया में सेफ़ रहेंगे। बहुत सारे कानून में उन्हें रियायत दी गई, ठीक है। उनको रिलीजन को पूरा फ्रीडम दिया गया, पर्सनल लॉ वगैरह और वक्फ बोर्ड, मतलब कई सारे कानून बनाए गए जिससे माइनॉरिटी फ़ील सेफ़ करे। वो अपने जो है इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं, अपने मदरसे को संचालित कर सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, उस पे गवर्नमेंट का जो है रेगुलेशन इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। और दूसरी साइड में इन्होंने देखा कि हिंदू क्योंकि मेजॉरिटी में 80% है उस समय, तो इनके ऊपर हमें विशेष कानून, इनके प्रोटेक्शन के लिए कोई कानून की जरूरत है नहीं क्योंकि ये मेजॉरिटी में है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन वन साइडेड बन गया तो उस समय तो लग रहा था कि भाई पार्टीशन हुआ है और वायलेंस वगैरह हुआ है, कुछ रियायतें दे देनी चाहिए। लेकिन जब आज़ादी के बाद में 60-70 साल बीत गए और वही रियायत अभी तक है, दिया गया है, तो वो अभी वापस नहीं लिया गया है और इनकी तादाद आबादी ठीक ठाक सी हो गई है कुछ एरिया में। और जिस एरिया में इनकी आबादी हो गई है तो ये इनको डबल प्रोटेक्शन है। एक तो इनका कम्युनिटी सपोर्ट स्ट्रांग है, ठीक है, इनके इंस्टीट्यूशन हमेशा स्ट्रांग रहे, आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद में भी। इन हिंदुओं के पास ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। मतलब अगर जो बंदा वायलेंस करके आता है तो हिंदुओं के पास ऐसा भी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा जो बेल दिलाने के लिए आ जाएगा। और दूसरी साइड में देखो कि बंदे का नाम आया हुआ है कि इन्होंने बम फोड़े हैं या इस वायलेंस में इनका नाम है, और एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो बेल दिलाने के लिए, या ऐसे वकील बड़े बड़े जैसे कपिल सिब्बल और बाकी अभिषेक मनु सिंघवी टाइप के वकील को वो करने का जो है मादा रखते हैं। केरला वाला केस जो हुआ था हादिया वाला, और या फिर जो इनका केस हुआ है, अरे अरे राजस्थान में जो केस हुआ था जो कन्हैया लाल, और उसके बाद में लखनऊ में एक केस हुआ था, उसमें आप देखिए कि जो जो अक्यूज्ड हैं उनके पीछे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई है। ऊपर से देखा जाए बीजेपी की ही गवर्नमेंट है, पॉलिसी में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। पॉलिसी अगर जो देखोगे बीजेपी की तो सेम पॉलिसी है। जितने उनके अफसर हैं, जितने उनके पुलिस फोर्स हैं, जितने उनके इंस्टीट्यूशन हैं, वो सारे के सारे उसी तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं जिस तरीके से कांग्रेस और सपा के राज में ऑपरेट कर रहे थे। हालांकि योगी के वजह से यूपी में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाई देने को मिलेगा, लेकिन बाकी किसी स्टेट में इस तरीके से डिफरेंस आपको नहीं दिखाई देखने को मिलेगा। बातें पॉलिटिशियन कितना भी बोल दें, स्पीच कितना भी बोल दें, लेकिन जब तक कि आपका जो स्टेट है वो सही से नहीं जागेगा कोई फ़ायदा नहीं है। आप कितना भी प्रोटेस्ट कर लीजिए, आपके जो जो कुछ नेता होंगे आगे भाषण वगैरह दे के चले जाएंगे, लेकिन ग्राउंड पे उसका जो रिजल्ट है वो जीरो रहने वाला है, क्योंकि ये जो समस्या है वो इंस्टीट्यूशन से निकली है। हमारे पास इंस्टीट्यूशन नहीं है, ना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ना गवर्नमेंट के साइड से तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही एक साइड में बाइज्ड है। अब ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कास्ट लाइन पे इतना डिवीजन है कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन कभी बनी नहीं सकती है। अगर जो कोई एक्चुअल में प्रो हिंदू पार्टी होती तो उसका पहला काम ये होता कि जितने भी टेम्पल हैं उसको गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर कर देना चाहिए और टेम्पल को बेस बनाना चाहिए एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन बनाने का।
जिस पे जो है हिंदुओं का कंट्रोल हो। और अगर जो जो हमारे टेम्पल के पास जितने फंड वगैरह आते हैं, उनके पास मोर देन इनफ फंड है कि वो इस तरीके की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकें। लेकिन वो हो नहीं सकता कि बीजेपी को कोई और चैलेंज नहीं कर सकता। मतलब वो भी एक तरीके से सोचते हैं कि कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन अगर जो खड़ा हो गया तो इनका ये जो इलेक्शन में जो बेनिफिट मिलता है वो कहाँ से मिलेगा। ये मेरा अपना जो है एक नज़रिया है और मेरा एक अपना मतलब मेरे हिसाब से सोच मैं अपना बता रहा हूँ कि शायद मे भी ऐसा हो, इस वजह से बीजेपी वाले इस तरीके से इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। पत्रकार वगैरह हैं जो इनके मोहल्ले में जाते हैं, बच्चों से पूछते वगैरह हैं कि क्या उनका माहौल है, मतलब आप किस तरीके से इन सब चीज़ों को देखते हैं, तो वहाँ से किस तरीके से रिएक्शन आते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, हंस रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जो बड़े लोग हैं वो जवाब नहीं देना चाहते हैं, कोई ऑटोमेटिक बहरा हो जाता है, कोई ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता है कि हम तो यहाँ थे नहीं, सो रहे थे वगैरह वगैरह। और यही लोग जब ईरान में कुछ हो जाए या फ़िलिस्तीन में कुछ हो जाए तो झंडे निकाल देते हैं, मार्च निकाल देते हैं, बाकी सारी चीज़ें। तो इनसे कुछ उम्मीद करना कि ये आके कंडेम करेंगे और इनको कुछ बुरा फ़ील होगा, वो बेवकूफ़ी है। दूसरी बात ये है कि जो ये टेरर क्रिएट करने का है वो एक लॉजिकल स्टेप है। अगर जो मुस्लिमों का एरिया है तो वहाँ पे तो हिंदू का तो कोई इतना वो निकल ही जाएंगे 10-12 साल के अंदर। लेकिन किसी अगर जो हिंदू कम्युनिटी का एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, जो मोहल्ले की बात अगर जो करें, उसमें भी अगर जो उनके 10-12 घर होंगे तो इनका पहला स्टेप यही होगा कि अब हमें फ़ाइट करना है। ठीक है, नॉर्मल है, फ़ाइट करेंगे। और हिंदुओं में क्योंकि बच्चे वगैरह कम होते हैं, वही नहीं चाहते कि फ़ाइट करके लड़का हमारा जेल चला जाए। जब एक ही 2 लड़के होंगे तो जाहिर सी बात है वो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दूसरे साइड में इनके एक फैमिली में 10-12 होंगे तो इनको एडवांटेज ये रहता है कि भाई अगर जो हमारा एक बच्चा जेल में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाकी सारे तो बाहर हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि वो किसी भी परिस्थिति में जी सकते हैं। उनका जो एक एम है कि गवर्नमेंट से उनको घर मिल चुका है, गवर्नमेंट से उनको राशन मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड उनका बना हुआ है। क्योंकि और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी भाई मतलब हमारे स्टेट की पॉलिसी देखो कि आयुष्मान कार्ड उसी का बन सकता है जिनके फैमिली मेम्बर ज़्यादा हों। तो एक वही मैं बता रहा था ना, स्टेट की कितनी गलती है। यानी गवर्नमेंट जो है ऐसी कम्युनिटी को इंसेंटिवाइज कर रहा है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, हम टेक केयर कर लेंगे। स्कूलिंग का इतना कोई चक्कर रहता नहीं है, 10-12 साल के बाद में वो अपने काम पे लग जाते हैं। दूसरे साइड में हिंदुओं में क्या है कि लड़के पढ़ते रहते हैं 25-30 साल तक की गवर्नमेंट जॉब है, बाकी सारे इनको रिस्पेक्टेड जॉब चाहिए, चाहे सैलरी 20,000 आए या 25,000 मिले। तो अब दूसरे साइड में आपको यही दिक्कत है कि नंबर कम हो जाते हैं, प्लस इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते। हिंदू जो है इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना चाहता फाइट में, क्योंकि उनको सही रास्ता ये दिखाई देता है कि अब हमारे पास 2 ही बच्चे हैं तो हम कैसे इस फाइट में कूदें, और यही इनके लिए एडवांटेज है। तो ये जो फाइट करना स्टार्ट करेंगे मोहल्ले में तो धीरे धीरे लोग जो है अपनी ज़मीन को बेचना स्टार्ट करेंगे। उसमें कुछ ऐसे हिंदू होंगे जो अपनी प्रॉपर्टी को जो है मुस्लिमों को ही बेच के निकल जाएंगे, और धीरे धीरे उस मोहल्ले में इनकी आबादी बढ़ जाएगी। ये एक पैटर्न है मेरे हिसाब से, और इसको मतलब सही से अध्ययन करना चाहिए, और धीरे धीरे जो है डेमोग्राफी वो चेंज हो जाती है। अब ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कुछ एरिया में जहाँ पे मैंने ऐसा देखा है कि धीरे धीरे पॉपुलेशन शिफ्ट हो गया है। उसके रीजन कुछ ऐसे ही थे, बार बार कॉन्फ्लिक्ट कोई नहीं चाहता था। तो जो लोग शांति प्रिय हैं, जिनकी फैमिली कम है, जिनके पास पैसे हैं, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपना प्रॉपर्टी ऐसे तैसे बेच के निकल जाते हैं। तो गाज़ियाबाद में जो हुआ है या दिल्ली में जो केसेस हुए हैं, उसको आप इस तरीके से देखिए कि वो इनके लिए एक एक्सपेरिमेंट टाइप का है, और उसको आप रैंडम मत मानिए। मेरे हिसाब से कोई चीज़ एक बार अगर जो हो एक जगह पे हो तो उसको आप मान सकते हैं कि रैंडम है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन आपको जब ऑल ओवर इंडिया या कहीं कई जगह से इस तरीके के न्यूज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं, पलायन हो रहा है, यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रहा है, वहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रहा है, वहाँ पे वायलेंस हो गया, कासगंज में वायलेंस हुआ था, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे इनकी जो नंबर होते हैं, वहाँ पे जैसे नंबर इनके ज़्यादा होंगे वो एरिया को संवेदनशील मान लिया जाएगा। तो अब अगर जो कोई परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो इसमें भाई स्टेट को कुछ इंटरवीन करना पड़ेगा लीगली। कुछ ऐसे, अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि हिंदुओं के लिए एक प्रो कानून बना दो, हालांकि ऐसे प्रो कानून बनाना भी कोई ऐसा नाजायज़ काम नहीं है, क्योंकि इतने साल से इनके लिए तो कानून बना ही था। लेकिन इसको कम से कम बैलेंस तो किया जा सकता है। ये जो चीज़ें घटनाएं हो रही हैं, इनका कोई आपस में कनेक्शन है या नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू भी है। तो इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, इसको लार्जर पिक्चर में देखो कि डेमोग्राफिक किस वजह से चेंज हो रही है और किस तरीके से ये घटनाएं सुनियोजित तरीके से हो रहा है, या इसका कोई आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, और बीजेपी से उम्मीद यही है कि शायद वो जो भाषणबाजी है, जो इस तरीके से स्पीच वगैरह देते हैं, उससे निकल के कुछ पॉलिसी वाले एरिया में आ जाएं, क्योंकि जब तक आप परमानेंट पॉलिसी नहीं बनाएंगे और इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, ठीक है, तब तक के ये घटनाएं होती रहेंगी। तो परमानेंट पॉलिसी का मतलब यही है कि जब भी इस तरीके की झुग्गी झोपड़ी बने, उसको बनने से पहले डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। आधी समस्या वहीं दूर हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम आपको दिखेंगे कि इस तरीके के जो एलिमेंट हैं वहाँ पे पनपते हैं। और दूसरी बात यही है, फाइनली यही कहना चाहूँगा कि स्पीच में मत जाइए। स्पीच जाके वहाँ पे प्रोवोकेटिव स्पीच देना, वहाँ पे जाके इस तरीके के स्टेटमेंट देना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इसको समझना पड़ेगा कि ये समस्याएं आ कहाँ से रही हैं।
स्पीच से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी हिंदू लीडर जाएगा वहाँ पे भयानक बातें बोल देगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी पे प्रेशर बनना चाहिए कि अब कुछ ऐसे कानून बनाए जाएँ या कानून ना भी बनाएँ तो इनको जो एक एक्स्ट्रा कानून प्रोटेक्शन मिला हुआ है उसको ही वापस ले लिया जाए। चाहे माइनॉरिटी जो स्पेशल राइट मिला हुआ है रिलीजन के अंडर में, पर्सनल लॉ वगैरह, और दूसरा एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, और दूसरे साइड में हिंदुओं को नहीं मिला हुआ है, तो या तो हिंदुओं को भी उसी तरीके के राइट्स दो या किसी के पास उस तरीके के स्पेशल राइट ना हो, इस तरीके की डिमांड होनी चाहिए। हिंदुओं को भी समझना चाहिए कि उनको अपना एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो लीगल फ्रंट पे इनकी मदद करे। जो इस तरीके के केसेस अगर जो हो रहे हैं किसी मोहल्ले में, तो कुछ हेल्प करने वाले ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए जो नेशनल लेवल पे हो, या अगर जो स्टेट लेवल पे हो तो कम से कम एक स्टेट के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए जो इन सब टाइप के मैटर को सॉल्व कर सके, जिसका कोई बीजेपी या कांग्रेस या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन ना हो। तभी इन सब चीज़ों को जो है सही तरीके से निपटा जा सकता है, क्योंकि मुस्लिमों के साइड में देखोगे तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की गुलाम एक्चुअल में है नहीं। उनको फ़ायदा मिलेगा तो सब बसपा के साथ जा सकते हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा तो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा तो सपा के साथ जा सकते हैं, और उनको अगर जो फ़ायदा मिलेगा तो वो बीजेपी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, हालांकि अभी तक कर नहीं रहे हैं। लेकिन बीजेपी वाले अगर जो महासेकुलर हो गए तो उनको बीजेपी को वोट देने में कोई ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हिंदुओं को चाहिए। और कास्ट का तो कितनी बार बोलो, कास्ट की डिवीज़न जो है वो और क्रिएट ही किया जा रहा है पॉलिटिशियन के द्वारा। तो वीकनेस मुझे ज़्यादा दिखाई देता है, इसका मुझे नहीं लगता कोई सोल्यूशन वगैरह आगे चल के होने वाला है, क्योंकि जितनी भी बातें मैंने बोली हैं वो इम्प्लीमेंट कहीं नहीं होगा, और इम्प्लीमेंट छोड़ो, इसको ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन मेरा जो इस पूरे मुद्दे पे अपना विचार था वो मैंने सोचा कि उसको दिया जाए। वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। इस वीडियो में और कुछ ज़्यादा बोलने लायक है नहीं। वीडियो को जो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर जो आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन है या मेरे सोल्यूशन अगर जो आपको सही लग रहे हैं तो उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।